देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। जब आप कहीं पे काम करते हो, कहीं पे काम करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी किस प्रकार से रखना है वो हमको देखना है। ठीक है, किस प्रकार से रखेंगे और क्या क्या दुर्घटनाएं वहाँ पे हो सकती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं तो वो देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम हैजार्ड्स क्या होते हैं, हैजार्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड हैं, उनकी पहचान किस प्रकार से करनी है वो हम लोग देखेंगे। और वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए हमें एक चेकलिस्ट तैयार करनी है। तो किस प्रकार की वह चेकलिस्ट होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको रखनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ प्रमुख जो सेफ्टी से रिलेटेड चिन्ह होते हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद है आपका प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेफ्टी इन द गिवन सिचुएशन। अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं उनको किस तरह से पहचानेंगे। ठीक है, और ये आपके बुक में भी था। ठीक है, और है भी, तो जिनके पास बुक है उनको तो दिखेगा ही दिखेगा, तो वो लोग वहाँ से देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आपका व्हाट इज़ एक्सीडेंट। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि एक्सीडेंट क्या होता है। जब हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्सीडेंट क्या है, तभी तो हम एक्सीडेंट से बचाव कर पाएंगे। तो एक्सीडेंट जो होता है, एन एक्सीडेंट इज़ एन अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड और अनफॉरसीन इवेंट रिजल्टिंग इन इंजरी और हार्म टू पीपल एंड डैमेज टू गुड्स। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट होता है वो एक ऐसी स्थिति होती है जो हमने जिसके बारे में ना कोई प्लानिंग करी होती है, और जब वो होता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले से हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, और वो अचानक से घटित हो जाती है, और उसके घटित होने की वजह से क्या होता है, उसके घटित की होने की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता है, और हमारा जो सामान होता है वो भी डैमेज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कहें, ए पर्सन फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग इंजर्ड और ए ग्लास वेयर आइटम दैट ब्रोक अपॉन बीइंग नॉक्ड ओवर। ठीक है, या फिर कहें कि जैसे कोई आदमी है, ऊपर चढ़ के कोई काम कर रहा हो, अचानक से ऊपर से गिर जाता है और उसको गहरी चोटें आ जाती हैं। या फिर कहें कि कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, जो टूटा हुआ है और वो किसी को चुभ जाए, लग जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको चोटें आ सकती हैं। तो ये हमारे क्या है, एक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने कोई प्लानिंग पहले से करके नहीं रखी हुई है। इमरजेंसी क्या होती है, ठीक है, तो इमरजेंसी क्या होगी, देखिए, इमरजेंसी इज ए सीरियस और क्राइसिस सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। इमरजेंसी जो होती है वो एक ऐसी स्थिति होती है, मतलब एक संकट की घड़ी हो जाती है, ये कह सकते हैं। इमरजेंसी का मतलब आपातकालीन, यानी कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जिसमें तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर तुरंत हम ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, एक कस्टमर हैविंग हार्ट अटैक और सडन आउटब्रेक ऑफ फायर इन योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इमीडिएट अटेंशन। चलिए फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए इमरजेंसी क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी जो है एक ऐसी स्थिति होती है, संकट की घड़ी होती है। ठीक है, कैसी, संकट की स्थिति होती है जिस पे हमको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम तुरंत उस ध्यान ना दें तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात कहें कि अगर कोई कस्टमर है जो आपकी कंपनी में आता है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो अगर उसको तुरंत मेडिकल ना रिफ़र किया जाए, अगर तुरंत उसको हॉस्पिटल ना भेजा जाए, ठीक है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है ना। या फिर कहा जाए कि अचानक से आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अचानक से आग लग जाती है। तो अगर उसको टाइम रहते काबू में ना किया जाए तो पूरा सब कुछ जला कर के राख कर सकती है, जिससे वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और हो सकता है कोई जल भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इमरजेंसी क्या है, एक ऐसी स्थिति होती है, एक संकट की स्थिति होती है जिससे हमको तुरंत निपटना चाहिए और तुरंत उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
देखिए, अब अगर कोई इमरजेंसी या कोई एक्सीडेंट होता है तो उस समय आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट होगा तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले नोटिस एंड करेक्टली आइडेंटिफाई एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो सबसे पहले क्या करना है, नोटिस करना है, देखना है, समझना है और पहचानना है कि एक्सीडेंट है, इमरजेंसी है, कौन सी स्थिति है। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा तो उसको एक्सीडेंट की तरह डील करोगे, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी की तरह से करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको अच्छे से सही तरीके से पहचानने की कोशिश करनी है। गेट हेल्प प्रॉम्प्टली एंड इन द मोस्ट सुइटेबल वे, और जल्दी से जल्दी जहाँ से बिल्कुल आसानी से मदद पहुँचाई जा सके तो वहाँ से मदद लेनी है और पहुँचानी है, ठीक है। फॉलो कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कंपनी के नियम कानून बनाए गए हैं आपको वही फॉलो करना है, अपने मन से कुछ भी काम नहीं करना है। फॉर प्रिवेंटिंग फर्दर इंजरी वाइल वेटिंग फॉर हेल्प, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जब तक आपके पास कोई मदद ना पहुंचे तब तक आप बिल्कुल सेफ रहें, तो उसके लिए जो कंपनी के नियम कानून बताए गए हैं आप वही नियम कानून का पालन करिए, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या है, अगला यही लिखा हुआ है, एक्ट विथ इन द लिमिट्स ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी व्हेन एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी अराइजेज। जब भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी की स्थिति होती है तो उस समय पर आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां दी गई हैं या फिर जिन जिन चीज़ की अथॉरिटी दी गई है आप वही काम करें। अगर आपको मान लीजिए कि दवा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसा हो जाता है इमरजेंसी की स्थिति कि आपके कस्टमर को हार्ट अटैक आ गया, दवा रखी लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सी देने हैं, ठीक है, आप अपने से तुक्का मार के दवा दे देंगे तो हो सकता है वो तो निपट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको अथॉरिटी नहीं दी गई, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी, तो आपको वो काम नहीं करना है, आप सिर्फ वही करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जा कर के सूचित करना है अपने सीनियर स्टाफ को या फिर एम्बुलेंस को बुला देंगे जल्दी से, ठीक है, और उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, ठीक। आगे देखिए, प्रॉम्प्टली फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीनियर स्टाफ एंड द इमरजेंसी सर्विसेज। जो आपके सीनियर्स होते हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं वो जो नियम कानून बनाते हैं, जो दिशा निर्देश आपको देते हैं, आपको वही फॉलो करना है और उनके ही हिसाब से काम करना है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहला क्या है कि सेफ वर्क प्लेस विद एटिकेट लाइटिंग, चारों तरफ जो है प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन होते रहना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब हो गया कि हवा पास होती रहनी चाहिए, ठीक है, बाहर की हवा अंदर की हवा इधर उधर आ जा सके, ऐसा होना चाहिए। सेफ एंड यूजेबल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स यानी कि यंत्रों का आप यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में वो सारे सुरक्षित होने चाहिए और चलने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन सेफ मेथड ऑफ वर्किंग, और जो सही तरीका है काम करने का उसमें लगातार प्रैक्टिस और अभ्यास करते रहना चाहिए। ट्रेंड एम्प्लॉय, और जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलर इसकी ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। इफ़ेक्टिव प्लान मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, और जितना भी वहाँ पर सामान है, जितने भी यंत्र हैं काम में लाए जा रहे हैं तो उनका जो है मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, ठीक है। एडुकेट सुपरविज़न, और जो वहाँ पर सुपरविज़न कर रहा है, जो मतलब उसकी देख रेख कर रहा होगा, ठीक है, जिसके अंडर में सारा काम हो रहा है, तो उसका जो है एक उच्च दृष्टिकोण होना चाहिए सही तरीके का, ताकि वो अच्छे से उनकी देख रेख कर सके और समझ सके कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको किस प्रकार से सही किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आपका है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस पॉलिसीज एंड रूल्स, मतलब कि सख्ती के साथ आपके जो से सुरक्षा से संबंधित जो नियम कानून दिशा निर्देश हैं सख्ती के साथ उनका पालन करवाना है। रेगुलर रिव्यू ऑफ ऑल सिस्टम, और जितना आपने वहाँ पर सिस्टम बना के रखा है तो उनका हर रोज़ यानी कि डेली बेसिस पर चेकअप होना चाहिए कि वो सारा कुछ सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ होने वाला हो, ठीक है, तो उसको रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। इसके बाद आपका कुछ कॉमन ऑक्योरिंग एक्सीडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसे होते हैं एक्सीडेंट्स जो लगातार मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं बेसिकली। तो वो कौन कौन से हैं, उनसे किस प्रकार से बचाव करना है देखिएगा। ट्रिप एंड फॉल्स, स्लिप एंड फॉल्स, लड़खड़ा कर गिरना और फिसल कर गिरना, ये हो सकता है, ठीक है। इंजरीज कॉज ड्यू टू एस्केलेटर और एलिवेटर, एस्केलेटर और एलिवेटर की वजह से, ठीक है, यानी चलने वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं और जो आपकी लिफ्ट होती है तो उनकी वजह से
चोट हो सकती है लोगों को। एक्सीडेंट्स ड्यू टू फॉलिंग ऑफ गुड्स, अगर सही तरीके से सामान कहीं पे नहीं रखा गया है और वो किसी के ऊपर गिर जाए तो उसकी वजह से चोट आ सकती है। एक्सीडेंट्स ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अब वहाँ पे मान लीजिए कोई चलने वाली मशीन है जो चल रही है और लोग उसको ध्यान ना दें, उसके पास पहुँच जाएँ तो वो उससे इंजर्ड हो सकते हैं। तो ये जो है कुछ कॉमन से एक्सीडेंट्स हैं जो किसी भी वर्क प्लेस में हो सकते हैं। अब इनसे बचाव करने का तरीका क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए तो पहले समझते हैं ट्रिप एंड फॉल्स क्या होता है और इससे किस तरह से हमको बचाव करना है। देखिए, तो जो ट्रिप एंड फॉल्स है ये क्या है कि अगर कोई जैसे यहाँ पर ट्रेलिंग केबल है, कोई लूज केबल है, झूलती हुई तार है और आप जा रहे हैं और अचानक से इसमें फंस के गिर गए, ठीक है, तो इससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो ये क्यों हो सकता है? अगर आपके यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं, अगर लाइट सही से होगी तो आप देख पाओगे। ट्रेलिंग केबल्स इस तरह से झूलती हुई लूज तार होंगी तो उनमें गिर जाएंगे। अनसुइटेबल फ्लोर कवरिंग, ठीक है, या फिर सही तरीके से जो है फर्श ना हो, ठीक, वहाँ पे कवर ना किया गया हो। अनइवन और डैमेज फ्लोर सरफेस, या फिर आपका जो फर्श है तो वहाँ पर कोई टाइल्स वगैरह टूटा हो, कोई गड्ढा वड्ढा टाइप का कुछ हो गया हो तो उसमें आप जा कर के और गिर सकते हैं, ठीक है। या फिर कंटेन्यूएटेड फ्लोर सरफेस फॉर एग्जांपल लिक्विड और ग्रीस। अब देखिए क्या हो गया कि अगर आपका जो फर्श है वो थोड़ा सा चिकना टाइप का हो जाए, ठीक है, चिकनाहट हो उसमें, तो उसकी वजह से आप गिर सकते हैं, जैसे कि ग्रीसिंग कराई गई है या फिर कोई लिक्विड वहाँ पर गिर गया है, ठीक है, या फिर छिलका उल्का किसी फल का पड़ा हुआ है तो उसमें फिसल कर आप गिर जाएं, तो इस तरह से आप गिर सकते हैं और आपको चोटें आ सकते हैं। पुअर हाउस कीपिंग फॉर एग्जांपल ट्रिपिंग और फॉलिंग ओवर समथिंग लेफ्ट इन अ वॉकवे, ठीक है, मतलब कि अगर सही तरीके से सामान का रख रखाव नहीं किया गया है और जहाँ से लोग निकलते हैं आते जाते हैं वहीं पे कुछ गलत तरीके से सामान रखा है और गिर जा रहा है किसी के ऊपर, ठीक है, और या फिर सामान रखा, मान लीजिए आप जहाँ से रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पर सामान रखा है और आप गए इसमें लड़ गए, टकरा गए और टकरा के गिर गए, तो इस तरह से आपको चोटें आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान देना कि चारों तरफ लाइट की व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और हाउस कीपिंग जो होनी चाहिए एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और चेक करते रहना चाहिए कहीं पे केबल्स कटी तो नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चेक करने की ज़रूरत होती है। चलिए आगे देखेंगे स्लिप एंड फॉल। तो स्लिप एंड फॉल का मतलब क्या हो गया? स्लिप एंड फॉल्स का मतलब हो गया कि आप फिसल कर गिर जाएं। तो फिसल कर गिरना भी यही हो सकता है कि कहीं पे पानी वानी पड़ा हो तो वहाँ पर आप गिर सकते हैं, ठीक है, या फिर लिक्विड्स पड़े हों तो वहाँ पर गिर सकते हैं, या फिर छिलके उलके पड़े हों तो वहाँ पर गिर सकते हैं फिसल कर। तो क्या करना है कि जहाँ पर भी ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अगर वो साफ़ करने के लिए है तो आप वहाँ पर साफ़ करवाइए, अगर नहीं है उस समय पॉसिबल तो आप वहाँ पर इस तरह से कोई एक सेफ्टी साइन बना सकते हैं, ठीक है, ताकि लोग वहाँ से निकले तो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे आपका इंजरीज कॉज ड्यू टू एस्केलेटर और एलिवेटर और लिफ्ट। अगर आप लिफ्ट में जाते हैं, सफ़र करते हैं, लिफ्ट में ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, या फिर एस्केलेटर जो चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं तो उनमें भी आपको चोटें आ सकती हैं, तो उनमें भी बहुत ध्यान से आपको चलना होता है, ठीक है। जैसे कि आप सही तरीके से पैर वैर ना रख पाएँ तो रफ़ लैंडिंग की वजह से आप गिर सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। या फिर आपकी लिफ्ट है वो अचानक से ऊपर से गिर जाती है तो उसकी मेंटेनेंस रेगुलर करते रहना चाहिए, अचानक से ऊपर से गिर जाए, ठीक, तो उसकी वजह से चोट आ सकती हैं। क्लोथिंग कॉट इन द एस्केलेटर बेल्ट, ये जो एस्केलेटर होता है यहाँ पर ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, मान लीजिए आप ढीले ढाले कपड़े पहने इसमें हाथ रखें, अचानक से वो कपड़ा फंस गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। डोर्स ऑफ एलिवेटर क्लोजिंग एंड एक्सट्रीमेट्स, मतलब कि अचानक से जो लिफ्ट के दरवाजे होते हैं वो बंद हो जाएं, जैसे ही आप घुसे वैसे ही वो बंद हो जाएं तो आपको चोट आ सकती है। स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, और इनमें भी आप सही तरीके से लैंडिंग ना करने की वजह से फिसल कर गिर सकते हैं, लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, तो इस तरह से आपको काफ़ी चोटें आ सकती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप एस्केलेटर या एलिवेटर का यूज़ करें तो अपनी सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान दें, ठीक है। और इसके बाद से आपका जो अगला आता है, चलिए तो आगे देखते हैं, और आगे हमारा है कि एक्सीडेंट्स ड्यू टू फॉलिंग ऑफ गुड्स।
लोगों के ऊपर अगर कोई सामान गिर जाता है तो किस प्रकार से एक्सीडेंट होता है, इससे कैसे बचाव करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसी स्थिति तब आती है जब आप जो है मान लीजिए कहीं पे हार्ड हैट एरिया, आप वहाँ पे हार्ड हैट ना पहने, ठीक है। ये जो टोपी होती है ना, एक पीले कलर की, आपने देखी होगी, लोग पहनते हैं, इंजीनियर या फिर जो भी पब्लिक काम करती है, ठीक है, मजदूर जो लोग होते हैं वो लोग पहना करते हैं, तो ये हार्ड हैट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पे ऊपर तीसरे मंजिले में काम हो रहा है, ठीक, और आप नीचे काम कर रहे हैं और आपने हार्ड हैट नहीं पहना हुआ है, ऊपर से कोई ईंट गिरी आपके सर पे तो आप तो निपट जाओगे एक ही बार में। तो इसलिए जहाँ पर हार्ड हैट पहनने की ज़रूरत है, जो हार्ड हैट एरिया है वहाँ पर पहनिए। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है गिरने का, कि अगर जो सामान है वो सही तरीके से ना रखा हो, ठीक है, गलत जगह में रखा हो, तो वो गलत जगह में रखने की वजह से वो गिर सकता है लोगों के ऊपर और उससे जो है इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर एक फ़ोटो टंगी हुई है बड़ी सी बढ़िया फ्रेम की हुई, और वो सही से टंगी नहीं है, या फिर कोई चूहा गया और पीछे से धक्का दे दिया आपके ऊपर, वो सीधे आकर के गिर गई, तो आपकी गर्दन जो है घूम जाएगी इधर से उधर, ठीक है, और आप टूट जाएंगे। तो इस तरह से हो सकता है। गुड्स कैन फॉल ऑन पीपल फ्रॉम सिलेबस और वॉल्स हैंगिंग एंड इंजर देम, मतलब कि अगर दीवार में कोई वैसे सामान टंगा हुआ है और सही से नहीं है तो गिर जाए तो लोग उससे इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है कि अगर हम सामान को सही मैनर में सही जगह पर ना रखें सही तरीके से, तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए बचाव के ऑलवेज चेक दैट पीसेस ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड प्रॉपर्ली एंड सिक्योरली, मतलब कि हमेशा ये चेक करते रहो कि आपका जो सामान रखा हुआ है वो सही जगह पर रखा होना चाहिए और सुरक्षित तरीके से रखा होना चाहिए, ठीक है। अगर गलत तरीके से होगा तो डेफिनेटली वो किसी को गिर के और उसको इंजर्ड कर देगा। आगे देखते हैं। आगे आपका एक्सीडेंट्स ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो चलने वाली चीज़ें होती हैं उसके कारण एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे ये चलने वाली ट्रॉली है, ठीक है, और बंदे ने ध्यान नहीं दिया, इसके नीचे आ गया तो लंबा हो गया ये बिल्कुल से। और इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर ये मशीन है और जो मूव कर रही है ये कटर मशीन है कुछ काटने के लिए, ठीक है। और भाई साहब ने कोई भी पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं की सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने पहना नहीं है, इसकी वजह से इनका हाथ जो है कट गया है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। इसलिए जब भी आप चलने वाली वस्तुएं या कहीं पे भी काम करें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, पीपीई किट जो होती है, उसको यूज़ करें, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करने के बाद ही आप कहीं पर काम करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेरियस सेफ्टी रूल्स, कुछ सुरक्षा से संबंधित नियम कानून है, ठीक है, और ये नियम कानून जो है सबको जानने चाहिए। कौन कौन से नियम कानून है देखिए। योर सेफ्टी इज़ योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये कोई दूसरा नहीं कहेगा। आपके ऊपर अगर फ़ोटो गिर गई तो ये आपकी जिम्मेदारी, दूसरे की नहीं है। आप ये समझिए कि वहाँ पर सही तरीके से रखा होना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर, जो भी आपके ऊपर क्रिया बताई गई है आपको वैसे ही करना। मान लीजिए आपको कहा गया कि लेफ़्ट साइड से रोड में चलना है, आप राइट से चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि आपने सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। तो सही प्रोसीजर फॉलो करिए। नेवर टेक शॉर्टकट्स, और सुरक्षा की बात आए अगर तो कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है। कि जैसे कि ट्रांसफार्मर से लोग यहाँ पर तेल चुराने का काम करते हैं ना, तो जैसे 2 मिनट के लिए लाइट गई तो अब उनको पता है कि मान लीजिए कि आधे घंटे के लिए रोज़ लाइट उतने समय में जाती है, अब वो लोग चढ़ गए ट्रांसफार्मर में, और उस दिन आधे घंटे के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइट गई है और वो लोग चढ़ गए, अचानक से लाइट आ गई तो सारे के सारे निपट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, तो शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई भी समझौता नहीं करना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्लीन अप इफ़ यू मेड ए मैस, अगर आपने कहीं पे गंदगी फैलाई है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और ख़ुद उसको साफ़ करिए। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसको साफ़ सुथरा रखिए और व्यवस्थित तरीके से रखिए। सामान इधर उधर फैला हुआ नहीं होना चाहिए। इंश्योर ए क्लियर एंड ईजी रूट टू इमरजेंसी एग्जिट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अगर कभी इमरजेंसी या आपातकालिक की स्थिति आती है तो उसके लिए आपके पास बाहर निकलने के लिए एक साफ़ और आसान सा रास्ता होना चाहिए जहाँ से आप जल्दी से बाहर निकल के भाग सको, ठीक है। बी अलर्ट एंड अवेक ऑन द जॉब, जब भी आप जॉब में हो, काम कर रहे हो, तो हमेशा अलर्ट रहो और जागरूक रहो, ठीक है। बी अटेंटिव एट ऑल टाइम टू योर वर्क सराउंडिंग्स, जो भी आपके काम के चारों तरफ हैं हो रहा है उसके चारों तरफ आपको हर टाइम ध्यान देना है, ठीक है। वेन इन डाउट, जब भी आपको कोई संदेह होता है, कॉन्टैक्ट योर सुपरवाइजर, अपने सुपरवाइजर या फिर मैनेजर से बात करिए और वो जो दिशा निर्देश आपको बताएं, वो जो गाइडेंस दें आपको, उनको फॉलो करिए, ठीक है, और उसके हिसाब से काम करिए तो आपके सारे काम परफेक्टली हो जाएंगे।
ठीक है। चलिए, उसके बाद से और भी कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या क्या रूल्स हैं देख लीजिए। अब देखिए, नेवर टेक रिस्क व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। ये मैंने अभी बताया कि जब भी सेफ्टी की बात करें तो कभी भी रिस्क नहीं लेना। ऑब्वियस सेफ्टी साइंस, स्टिकर्स एंड टैग्स, जो भी रोड में कहीं पर भी अगर सेफ्टी से रिलेटेड किसी मॉल में कहीं पे भी जाओ और वहाँ पर जो स्टिकर लगे होते हैं, सेफ्टी टैग्स लगे होते हैं, तो उनको हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा है कि डेंजर 440 वोल्ट, तो आप वहाँ पर मत जाइए, उसको मत छूइए। ठीक है, ओके। टेक शॉर्ट ब्रेक्स व्हेन यू कीप आप ए रिपीटेटिव मोशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आप काम वगैरह कर रहे हैं कोई भी, जैसे एक जगह पर बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं, आप 4 घंटे से चला ही रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के चलाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, नहीं तो फिर आपके बॉडी में मोच वगैरह आ सकती है। ठीक है, रिपोर्ट सीरियस इंजरीज इमीडिएटली टू ए सुपरवाइजर। जब भी कहीं पे कोई सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा चोट किसी को लगती है, तो आप सुपरवाइजर को तुरंत रिपोर्ट करेंगे। चलिए फिर मैं आगे बताता हूँ। उनको जब ज्वाइन करना होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे मैं बता रहा था आपको कि जब भी कोई सीरियस अगर इंजरी होती, काफ़ी ज़्यादा किसी को चोटें आ जाती हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, अपने सुपरवाइज़र को जा कर के इन्फॉर्म करना है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप थिंग्स इन परस्पेक्टिव, हैज़ार्ड्स में बी लिमिटलेस, सो फोकस ऑन द मोस्ट लाइकली रिस्क फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जितना भी आपका सामान है, जो भी चीज़ें हैं, उनको सही जगह पर रखना है, सही मैनर से, जहाँ पर जो चीज़ रहनी चाहिए उसको वहीं पे रखना है। तो इससे क्या होगा कि जो खतरे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, स्टैंड बैग्स एंड स्लाइस्ड फिंगर्स में बी more popular in your work space than would the risk of flooding as in basement office or the risk of wild animal cutting loose as in a zoo। मतलब कि सीधी सी बात है, बाकी सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि आप आराम से अपने बॉडी को स्ट्रेच करें। अपने हाथों की जो फिंगर्स होती हैं, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे करने के लिए, तो ये जो एक तरीका होता है बैठ के आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए, जब भी आप काम कर रहे थे, तो ये आपको कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किस प्रकार से करना है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये अग्निशामक यंत्र होता है। ठीक है, जिससे आग को बुझाया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हो सकते हैं। इनका यूज किस प्रकार से करना है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका यूज़ करने के लिए आपको ये पास मेथड को ध्यान में रखना है, PASS। ये जो है ये पास मेथड है। पास मेथड को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर का चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आग लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से पास मेथड अप्लाई करना। तो सबसे पहले लिखा पुल। ठीक है, इसमें एक पिन होती है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, तो ये पिन यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले ये पिन को पुल करना है। पुल मतलब खींच लेना है, बाहर निकाल लो। इस पिन को जैसे ही आप बाहर निकाल लोगे, और उसके बाद से आपको क्या करना है, दूसरा नंबर है एम। ए से एम। एम मतलब लक्ष्य निर्धारित करो। तो लक्ष्य कहाँ पर होगा, जहाँ पर आग लगी होगी वहीं पे तो लक्ष्य होगा। लेकिन आग ऊपर लगी होती तो ऊपर नहीं होता है लक्ष्य हमारा। हमारा लक्ष्य होता है उसके बेस पर, जहाँ से आग आ रही है। देखिए, इसके बेस पर इसको लक्ष्य बनाना है, एम करना है। ठीक है, एम कर लिया। उसके बाद से तीसरे नंबर में क्या है, स्क्वीज। ठीक है, मतलब कि अब क्या करना है, ये जो हैंडल है आपका, इस हैंडल को दबाना है आपको। ठीक है, ये जो हैंडल दिख रहा है ना, ये हैंडल को आप दबाओगे। जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पर जो कुछ भी भरा होगा इसमें, ठीक है, जैसे इसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगी। उसके बाद से स्वेप। तो स्वेप में क्या करना है कि चारों तरफ जो है आपको घुमा घुमा के उसमें आग में डालना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कि आप सबसे पहले पिन को खींचो। दूसरा है कि आप जहाँ से आग आ रही ना उसके बेस को एम करो। तीसरा है हैंडल को दबाओ। ठीक है, और फिर चौथा नंबर है कि चारों तरफ से इस बेस में आग को आग के चारों तरफ इस तरह से इसको डाल दो। तो इससे क्या होगी, आग आपकी बुझ जाएगी। ये होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़। तो आई होप कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद से आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, और इसमें आगे क्वेश्चंस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस